औरी को बुलाया गया है, श्रद्धा कपूर को भी बुलावा आ सकता है और नोरा ने तो ओपनली कह दिया है कि हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी नहीं सोचा कि ये होगा मेरे साथ। एक बार फिर से बॉलीवुड अपनी रंगीन पार्टियों के लिए न्यूज में है, लेकिन इस बार शायद इनकी ये पार्टियों की आदत इनको हवालात पहुंचा दे। Social media influencer Ori has been summoned by the Mumbai police. Mumbai police has summoned social media influencer Orhan Avartamani in the 252 crore rupees case. कभी सोचा है कि बार बार इनका नाम इस वाइट सब्सटेंस से क्यों जुड़ता है? इसका रियल रीजन क्या है? बॉलीवुड में इन चीजों का इतना क्रेज क्यों है? क्या ये इनकी आदत है, अय्याशी है या फिर मजबूरी? सच टटोलेंगे लेकिन डिटेल में। अब रिसेंटली एक सिंडिकेट का सरगना जिसके तार डी कंपनी से जुड़े हैं, उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिर पुलिस ने अपनी तरीके से जब उसे पूछताछ की तो उसने एक एक करके कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम बता दिए जिनके लिए उसने पार्टीज में दम मारो दम का आयोजन करवाया था। अब वैसे तो YouTube पर कुछ भी दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर 2-4 वर्ड्स खुलकर अगर बोल दे तो उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इस वीडियो के साथ भी ये हो सकता है, तो पर एक्सपोज करना तो बनता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो हम भी सतर्क रहकर अपने जज्बातों को काबू में रखकर इनको बुलाएंगे डॉन और इन्हें बुलाएंगे दम मारो दम या फिर वाइट सब्सटेंस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और बॉलीवुड की इनसे जुड़ी इन पार्टियों को गलत बात, इन पार्टियों को हम आर से रंगीन पार्टियां बुलाएंगे। समझ गए? अच्छा ठीक है। और मुझे बुलाएंगे तनुश्री और चैनल को वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 252 करोड़ का वाइट सब्सटेंस से जुड़ा एक केस मुंबई पुलिस के सामने आता है, जिसमें एक शख्स पकड़ा जाता है जिसके तार जुड़े हैं दूर बैठे डॉन से। इस आदमी को डॉन का राइट हैंड बताया जा रहा है। डॉन वही जो सालों से हमारी देश की इंटेलिजेंस जिसे ढूंढ रही है, लेकिन ये डॉन सिर्फ हमारी फिल्मों में ही नजर आते हैं और फिल्मों में ही हम मार कर इन्हें खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2020 के सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड वालों के नाम इस केस में आया है। लगता है कि इन्हें अपने पिछले बार की गलतियों से कुछ सीख नहीं मिली। लास्ट टाइम जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया तो पहले तो उनके भाई शोविक और फिर उसके बाद एक एक करके कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम इस वाइट सब्सटेंस के साथ जुड़े, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर। एंड टॉकिंग अबाउट श्रद्धा कपूर, एक बार फिर से इस बार भी श्रद्धा कपूर का नाम आया है। उनके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, और साथ ही में नाम आया है नोरा फतेही और औरी यानी कि ओरहान अवतरमानी का भी। Now interestingly, Shraddha Kapoor played Dawood Ibrahim's younger sister Hasina Parker in 2017 movie directed by Apurva Lakhia, and in that very film her brother Siddharth Kapoor played Dawood. अब जहां औरी को ऑलरेडी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, नोरा फतेही हैज डिक्लाइंड द एलिगेशंस थ्रू हर इंस्टाग्राम पोस्ट। अब इससे पहले भी बॉलीवुड के कई सारे लोगों ने या तो गलती से या फिर खुद सामने आकर इस वाइट सब्सटेंस के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। इसी से तो मैं बीमार हुआ। क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के पी जाती है। अब ये नशे करते हैं या नहीं करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर दिमाग में एक बात आती है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ तो एयरपोर्ट में अपने माल के साथ पकड़े जा चुके हैं। सो व्हाई बॉलीवुड एंड दम मारो दम इज सो आपस में connected. Now I'm not justifying their choices or supporting this culture, but सोचने वाली बात है ना कि it is not alwaज about fun, partying या फिर अय्याशी। मतलब कुछ तो होगा ना जो इन लोगों को ट्रिगर करता होगा, और क्योंकि पता तो सबको है कि ये चीज़ कितनी जिंदगियां खराब कर चुकी हैं, कितनी बेकार चीज़ है, तो फिर क्या रीज़न है। आज सिर्फ ऊपरी तौर पर बात नहीं करेंगे। हाई क्लास पार्टीज में, प्राइवेट गैदरिंग्स में, हाई इनकम रिच सर्कल्स में अक्सर वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने के चक्कर में, कूल दिखने के चक्कर में कई बार ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। कई बार यंगस्टर्स भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर पीयर प्रेशर में इन सारी चीज़ों की ओर चले जाते हैं।
और कई बार तो बस इन सब चीज़ों से कहते हैं कि एक क्रिएटिव किक मिलती है। यही सुनकर कई सारे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। और कई बार पार्टीज़ में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ले रहे होते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मौजूद होता है मीडिया हर किसी का नाम उसमें जोड़ देती है। तो ये सारी तो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब बहुत सुपरफिशियल तौर पर इसके पीछे के रीजंस है। इंडस्ट्री में दम मारो दम का जो कल्चर है, इसके पीछे का जो एक हार्ड हिटिंग ट्रूथ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन आज करेंगे। जैसे कि रीज़न नंबर 1, अनस्टेबल करियर एंड लोनलीनेस। सबसे पहला रीज़न, अनलाइक ट्रेडिशनल जॉब्स बॉलीवुड में ना कोई फिक्स सैलरी होती है। आज काम है तो पैसे मिलेंगे, कल काम नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री। रातों रात लोग नेशनल क्रश बन जाते हैं और फिर लगातार 2 फ्लॉप्स दिए नहीं कि सब उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे में विथ नो फिक्स्ड इनफ्लो ऑफ मनी, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अक्सर लोगों के जो मोरल्स होते हैं ना वो लो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। प्लस मुंबई की फास्ट लाइफ और बॉलीवुड के फेक फ्रेंडशिप्स के बीच में लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं। अपने अक्सर एक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं है। You know, actors don't really have friends. But like usually doesn't happen because you land up leading such isolated lives and you're so busy. It's very difficult to hold on to the earlier friendship. तो आपके दोस्त कौन है फिर इंडस्ट्री में? हाँ, मुंबई में नहीं है यार दोस्त। फिल्म इंडस्ट्री के मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन दोस्त मेरे नहीं है। It's tough to make friends over here. फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कोई खास दोस्त नहीं। वो वाले हैं 1-2, हेलो हाय कैसे हो, आ जाओ, आते हैं, फिर आके चले जाते, बाद में हम बात नहीं करते हैं। वो वाले दोस्त हैं। अब इनकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब करते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। तो जब भी किसी इंसान के पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से इमोशनल सपोर्ट भी ना हो, तो नशे में वो अपना सुकून ढूंढने लगता है। रीज़न नंबर 2, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी बात हो रखी है, लेकिन ये जो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं समथिंग इवन मोर सीरियस। ये जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे के जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं ना, जो ये हसल की होड़ इन लोगों में लगी हुई है ना, जो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस को मीट करने का जो प्रेशर इन एक्टर्स के ऊपर डाल रखा है, सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि पूरे फिल्म मेकिंग जो एक होता है उसके ऊपर, ये लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी डे शिफ्ट में कभी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, अलग अलग शहरों में अपीयरेंसेस भी दे रहे होते हैं, ऊपर से शोज़ करते हैं। इन शोज़ में परफॉर्म करने के लिए उन्हें दिनों दिन घंटों प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो इतना सब कुछ करना ना ह्यूमनली हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और अक्सर ये एक्टर्स खुद बोलते हैं कि हाउ टायर्ड दे गेट एट द एंड ऑफ दिस। So you're working like 36 hours, 48 hours. There are actually films who work these round the clock, Yeah. I overwork and I'm telling you, it's highly not suggestible. Don't do it. It's not sustainable. Don't do it. इन सब के दिन में बस यही ख्वाहिश होती है कि इनको एक दिन सिर्फ सोने को मिल जाए। You know, I need time, my team needs time, people need to sleep, we need to eat. And there was a time where I would go like without sleep, food for days. और कई तो ऐसे हैं जिनकी रातों रात जाग जाग के काम कर कर के सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब उन्हें नींद ही नहीं आती है। I sleep very well, but I sleep very little. I sleep like 4-5 hours. Many years, I think the maximum number of hours I slept was about 3.5 to 4 hours. He was a bit of an insomniac because when I remember I was like so groggy by the end of it, like I need to go to sleep. He said apparently, so he said I just need 2 hours of sleep. I was like, this is so strange. मतलब बहुत रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैं बस लेटती हूँ, मोबाइल भी नहीं होता, टीवी भी नहीं होता, बस मैं लेटती हूँ, मैं फैन देखती रहती हूँ घंटों घंटे। Literally, it's so frustrating. I am an insomniac. I'm a very troubled sleeper. Sometimes I sleep for just 2 hours, 3 hours. अब सबके पास इतना काम करने का सुपरनेचुरल पावर नहीं होता, कुछ लोगों की बॉडी गिव अप मार जाती है। प्लस सबको एक दूसरे से आगे निकलना है, एक दूसरे को पछाड़ना है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हसल करनी है, नंबर 1 बनना है। तो ऐसे में कई बार दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से शुरू करते हैं, एनर्जी और जोश भी मिलता है, काम करने का एकदम बहुत एनर्जी आ जाती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये दवाइयाँ आपको कंट्रोल करने लगती हैं और फिर इनके बिना आप फंक्शन ही नहीं कर सकते, एनर्जी ही नहीं रहती
अब ये आपकी मजबूरी बन जाती है। कई बार रात जागने और लॉन्ग वर्किंग आवर्स को विथस्टैंड करने के लिए ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयाँ इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती हैं कि फिर आपको नींद ही नहीं आती है और फिर आपको सोने के लिए अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जिससे फिर और ज़्यादा नींद आती है और फिर आपको और हायर स्टिमुलेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि आप नींद को भगा सके और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है एंड इट कम्प्लीटली मेसेस विद द बॉडी एंड द सिस्टम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। नंबर 3, एक्सट्रीम कंपटीशन, पब्लिक स्क्रूटनी एंड बॉडी इमेज इशू। बॉलीवुड में हर कोई परफेक्ट है, एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसाइड सबकी परफेक्ट बॉडी है, जैसे हर कोई बस हेल्दी ही खा रहा है। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी सबके 6 पैक्स वाले एब्स हमेशा बने रहते हैं। ये 18 घंटे काम भी कर लेते हैं, उसके बाद ये बिना थके जिम जाके बॉडी भी मेंटेन कर ले रहे हैं और इतना काम करने के बाद भी इन्हें भूख नहीं लगती है ना, बिल्कुल नहीं। सैलड और सूप पीकर इनका पेट भर जाता है। एक नॉर्मल इंसान भी कभी ओवरवेट हो जाता है, कभी अंडरवेट हो जाता है, वेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इनका सालों से वही वेट मेंटेन रहता है। अनलेस कि किसी फिल्म के लिए इन्हें वेट बढ़ाना हो या घटाना हो, लेकिन वैसे इनका वेट हमेशा सेम ही रहता है। उसमें से इनकी बॉडी हर 6-6 महीने में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। इनको ना प्लेट्यू होता है, ना इनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब कैसे, ये भी क्या बताने की ज़रूरत है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। वैसे इसमें इनकी गलती नहीं है, मीडिया और आम पब्लिक भी इन्हें इतना जज करती है। कोई थोड़ा सा मोटा हो जाए तो उसे ट्रोल करने लगती है, कोई पतला हो जाए तो उसे ट्रोल करने लगती है, किसी के बाल कम हो जाए तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। प्लस इनके वो जो ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये इनकी जो इमेज है ना, इनकी बॉडी हमेशा एक जैसी ही दिखे। वेट बढ़ने पर या फिर कम होने पर, जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ का एक बहुत ही आम हिस्सा है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज कोई सेलिब्रिटी फिट है और एक फिटनेस ब्रांड का वो एम्बेसडर है तो 4-5 किलो 10 किलो अगर उसका वेट बढ़ जाता है तो ब्रांड उसे तुरंत हटा देगी। ऐसे में सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंटली अपना बेस्ट दिखने का इतना प्रेशर होता है कि कई बार ये अपनी भूख मारने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, अपने मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए अक्सर शॉर्टकट का सहारा लेते हैं, क्योंकि अंदर से आप चाहे जो भी महसूस कर रहे हो, यहाँ सिर्फ आउटर अपीयरेंस मैटर्स, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। Whether you are a addict, whether you have an alcohol problem, whether you're taking sleeping pills, as long as you look okay and you show up and your waist size is a certain circumference, it's all good. क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो कोई और आकर आपको रिप्लेस कर देगा। Because nobody cares what's happening on the inside. रीज़न नंबर 4, नेटवर्किंग एंड गेटिंग इनसाइड द इनर सर्कल। अब बॉलीवुड के जो कुछ कैंप्स है ना, जिनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो आप चाहे कितने भी घटिया एक्टर हो, आपका करियर सेफ है, क्योंकि इनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और इनकी फिल्मों में आपको काम मिलता रहेगा। अब वहीं इन लोगों के हाई प्रोफाइल सर्कल्स में लेट नाइट पार्टीज़ और उन पार्टीज़ में कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और इससे नेटवर्किंग से ही आगे जाकर उन्हें काम मिलता है, इसके बारे में तो हर कोई जानता ही है। लेट्स से मुझे हीरोइन बनना है और मुझे आई हैव टू बी सीन एट द करेक्ट प्लेसेस, आई हैव टू बी सीन एट द करेक्ट इवेंट्स, एंड इन्हीं इवेंट्स पे आप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और मिलते हो, व्हेन यू रब शोल्डर्स विद। अब इनकी पार्टीज में दम मारो दम खुलेआम चलता है। अब करता कोई नहीं है, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन चलता है, ये सबको पता है। मैं नहीं करता हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली तो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जरूर देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। दम छोड़ो, इनको तो सिगरेट जलाना भी नहीं आता। And my thing was as simple as lighting a cigarette, and I couldn't do it. Like my hands would shake, and Arjun would yell at me, say, "You just have to light it." I was like, "I can't do it. I can't do it." और फिर उसके बाद इनकी पोल खुल जाती है। एनीवेज, ऐसे में कई बार जो न्यू कमर्स होते हैं वो इनके इनर सर्कल का हिस्सा बनने के लिए, ताकि रिमेंबर इनकी कृपा दृष्टि वो मिल पाए, इनको कंपनी देते हैं और फिर ये इनकी आदत बन जाती है। अब एक्सेप्टेंस तभी मिल पाएगी ना जब आप इनके कोर ग्रुप में शामिल होकर इनके साथ वही बेवकूफ़ियाँ करोगे जो ये कर रहे हैं। एंड रीज़न नंबर 5, ब्रोकन फैमिलीज एंड मेंटल हेल्थ। अब चलिए, न्यू कमर्स तो पीयर प्रेशर में, इनर सर्कल में एंटर होने के लिए, इनके दोस्त बनने के लिए दम मारो दम करते हैं, लेकिन ये जो पेशेवर नशेड़ी हैं ऐसा क्यों बन गए?
वेल तो ये जो पुराने वाले खिलाड़ी हैं ना, ये अमीर घरों के जो बड़े माँ बाप के बच्चे हैं, कई बार दे कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज। बचपन से इनके या तो माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं या काम के पीछे इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इनके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। My parents went through like shitloads of like fights, you know, where we live in a bungalow. So I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. जिसका असर इनकी मेंटल हेल्थ पर होने लगता है और कई बार ये बहुत अर्ली एज से इन सब चीज़ों में अपना एस्केप ढूंढने लगते हैं। पैसा तो होता ही है। I started smoking cigarettes, which became a very nasty habit from the age of 17 till last year when I finally quit. और फिर ये आदत आगे भी कंटिन्यू होती चली जाती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि अंत में पीआर वाले सब भला कर ही देते हैं। 2-4 क्यूट रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे, 3-4 पॉडकास्ट में जाकर इमोशनल बातें करके लोगों को पिघला देंगे। जब से मैं जवान था तो लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे बोलने के स्टाइल, चलने के स्टाइल पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे लुक्स पे। जब फिल्म्स ना हो तो किसी कॉज के साथ जुड़कर अपनी सोशल इमेज प्रमोट कर देंगे और फिर 2-4 हिट्स दे देंगे और ऑडियंस पुरानी सारी बातें भूल जाएंगी। यही तो होता है, यही तो हो रहा है। और फिर ये वाइट सब्सटेंस या फिर दम मारने की बीमारी सिर्फ बॉलीवुड की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो होता है वो ग्लैमर की वजह से ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, लेकिन ये आपके और मेरे ऊपर है कि इन बाहर से धुले पुछे परफेक्ट बॉडी और चेहरों के पीछे की असलियत को समझे और इनसे खुद को इंस्पायर ना होने दे और ना ही किसी और को। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो छुपाया जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? मिलती हूँ अगले संडे एक और वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग। वेल, हमें तो अपना स्टिमुलेंट खुद ही ढूंढना होगा। ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रही हूँ।